अब तक हम सारे अवस्था पैरामीटरों की बात कर चुके हैं। गैस की मात्रा, गैस का आयतन, गैस का ताप, गैस का दाब। गैस के दाब की हम बात कर रहे हैं। गैस के दाब की बात करने में हमने इतना सीख लिया है कि गैस सभी दिशाओं में समान रूप से दाब लगाती है, यानी समान दाब लगाती है। दूसरा, हमने ये भी सीख लिया कि गैस जो है वो टकराने के कारण, टक्करों के कारण संवेग जो स्थानांतरित होता है उस वजह से दाब लगा रही होती है। तो क्यों लगाती है और कैसा लगाती है, ये दोनों बातें हमने सीख ली। इसी में अब हमें आगे चर्चा करनी है वायुमंडलीय दाब की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अब हमें बात करनी है। क्या होता है वायुमंडलीय दाब? सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें और फिर आगे इसे समझेंगे क्या होगा, राइट। तो वायुमंडल हम सब समझते हैं क्या है। अर्थ के ऊपर जो वायुमंडल है तो हम लिखते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों, जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वायु, द्वारा पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए दाब या लगाए जाने वाले दाब या लगाए जाने वाले इकाई क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब आप इसे समझना चाहें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं, राइट, कि ये हमारी अर्थ हो गई, इसके चारों तरफ वायुमंडल है और ये मेरा एक इकाई क्षेत्रफल हो गया। इस इकाई क्षेत्रफल पर कितना दाब वायुमंडलीय गैसें लगा रही हैं, कितना बल लगा रही हैं, वही हो जाएगा। तो ये बल लग गया, बल बटा क्षेत्रफल, ये हो गया वायुमंडलीय दाब। पी एटमॉस्फेयर लिखते हैं यूजुअली, पी एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब। तो इनके द्वारा लगाया गया बल मान लीजिए एफ बटा इकाई क्षेत्रफल ए, ये हो गया वायुमंडलीय दाब, राइट। अब कितना होता है, तो जब हम बात करते हैं कितने की तो हमारे पास कॉमन ऑब्जर्वेशंस आती हैं, सामान्य प्रेक्षण आते हैं। वो ये कि सामान्य परिस्थितियों में पर वायुमंडलीय दाब जो है वो होता है 1.01325 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परंतु हम इसे इतना बड़ा नहीं कहकर सामान्य से एक इकाई नहीं बना देते हैं, एटमॉस्फेयर, जिसे हम शॉर्ट में एटीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? एटीएम भी कहते हैं, 1 एटीएम। तो सामान्य परिस्थितियों पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसे अलग अलग लोगों ने मेजर किया, तो जब अलग अलग लोगों ने मेजर किया तो 1 एटीएम को अलग अलग इकाइयों में कहा गया। जैसे किसी ने एक्सपेरिमेंट किया मरकरी के कॉलम से, तो उसने कहा कि ये उतना ही दाब होता है जितना 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड का कॉलम लगाता है, राइट। यानी हमारे सर के ऊपर वायुमंडलीय दाब उतना है जितना यदि हम इकाई क्षेत्रफल का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई पात्र लें जिसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें मरकरी भरी हुई हो, कितनी ऊंचाई तक? 76 सेंटीमीटर तक, तो उसके कारण जो दाब लगेगा हमारे सर के ऊपर उतना ही वायुमंडलीय दाब होता है। इसे मिलीमीटर में भी कहा जा सकता है। 76 मिलीमीटर ऑफ Hg लिक्विड कॉलम। द्रव भरना है तो मरकरी क्यों भरे? पानी ना भर दें। तो जब हमने पानी भरा तो हमने कहा कि पानी में ये होता है लगभग 10 मीटर या 10.13 मीटर ऑफ H2O लिक्विड कॉलम। यानी अगर हम पानी भरेंगे तो हमें कितनी ऊंचा स्तंभ बनाना पड़ेगा पानी का। जैसे मान लीजिए मरकरी का स्तंभ है, ये रखा, तो ये जो दाब लगाएगा मरकरी का स्तंभ 76 सेंटीमीटर ऊंचा, वो दाब हो जाएगा एक वायुमंडल के बराबर। मिलीमीटर में 760 मिलीमीटर।
मरकरी की द्रव अगर हमने मरकरी की जगह बदल दिया पानी, तो ये ऊंचाई हमें कितनी रखनी पड़ेगी, लगभग 10 मीटर के बराबर। बैरोमीटर वगैरह से जब हमने नापा तो यह आया। बैरोमीटर वगैरह के कन्वर्जन में एक इकाई और आती है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01325 बार, राइट। टोरिसेली ने भी अपना एक्सपेरिमेंट मरकरी कॉलम को लेकर किया, तो mm वाली उसने दिया, तो उसको डेडिकेट करने के लिए हम एक और इकाई बोलते हैं 760 टोर। तो ये अलग अलग वायुमंडलीय दाब नापने की अलग अलग इकाइयां हैं, राइट, जिनको इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए 1 एटमॉस्फेयर इन सब के बराबर होता है, साथ ही साथ 1 एटमॉस्फेयर इस SI इकाई 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे आप क्या कह सकते हैं, पास्कल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये अलग अलग इकाइयां हैं। तो सामान्य परिस्थितियों पर इतना दाब लगता है, परिस्थितियां असामान्य होगी, तूफान की अवस्था है, तो दाब घट या बढ़ सकता है, वो अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो वायुमंडलीय गैसों द्वारा यानी वायु द्वारा पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर जो भी बल लगाया जा रहा है वही बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों पर कितना होता है, 1.01325 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, या हम उसे क्या कह देते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। नापेंगे तो मरकरी के स्तंभ की ऊंचाई में वो 76 सेंटीमीटर या 760 mm 760 मिलीमीटर के द्रव स्तंभ के बराबर होता है। पानी में द्रव स्तंभ की ऊंचाई लगभग 10 मीटर होती है। बार में एक अलग इकाई है, बार बैरोमीटर बनाने वाले ने दी 1.01325 बार, और टोरिसेली ने जब प्रेशर के मेजरमेंट किए तो उसने 760 टोर करके अपनी एक इकाई दी। तो ये हो गया वायुमंडलीय गैस क्या होता है, वायुमंडलीय गैस की वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, और अलग अलग इकाइयाँ। अब बात करते हैं दाब को किस प्रकार मापा जाए, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गैस प्रेशर। वायुमंडलीय दाब के बाद बच्चों बात करते हैं दाब मापने के इंस्ट्रूमेंट्स की, दाब किस तरह से मापा जाता है उनके बारे में बात करते हैं, राइट। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, दाब मापन। दाब का मापन की बात करते हैं। दाब देखो, एक तो वायुमंडलीय दाब का मापन करना है और एक किसी पात्र में भरी हुई गैस का दाब मापन करना है। मुख्यतः हम दो यंत्र काम में लेते हैं, पहला बैरोमीटर और दूसरा हम काम में लेते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर कई प्रकार के होते हैं, हम यू ट्यूब मैनोमीटर काम में लेते हैं, राइट। एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक। और इस तरह से हम लोग बात करेंगे ताकि हमें दोनों के प्रेशर मेजरमेंट क्लियर हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बैरोमीटर की। बैरोमीटर मुख्यतः वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है, राइट। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले बैरोमीटर की। कैसे बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें। तो बैरोमीटर में क्या क्या होता है, एक तो पतली सी ग्लास नली होती है जिसका सरफेस एरिया बहुत, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा होता है। इतना बड़ा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ बस ताकि आपको नज़र आए कि हाँ ये होता है, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे भी काफ़ी छोटा होता है आपका। ये एक पतली सी नली होती है टेस्ट ट्यूब जैसी। अगर आप इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो आपने देखा होगा थर्मोमीटर के भीतर जो कांच की नली होती है जिसमें पारा चढ़ता है, लगभग वैसी सी होती है ये, राइट। और एक चौड़ा पात्र होता है, ये इस तरह का बैरोमीटर होता है हमारे पास। एक हमें द्रव सेलेक्ट करना होता है, कोई भी द्रव आप ले सकते हैं। यूजुअली हम पारा लेते हैं तो इसे बोल दिया जाता है मरकरी बैरोमीटर। अगर हमने पारा लिया तो क्या बोल दिया, मरकरी बैरोमीटर। तो हमने यहाँ पर पारा भर दिया। पारा इस तरह से भरते हैं कि कोई भी गैस अणु बीच में ना आ पाए, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पारा भरा हुआ होता है इसमें।
ठीक, तो इस तरह की ये हमारी नली हो गई, टेस्ट ट्यूब आकार की बारीक सी पतली सी आप बोल सकते हैं, ये नली है हमारी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी कम है, राइट। और इसमें हमने द्रव भर दिया। द्रव अभी हमने कौन सा लिया, पारा, फिर बाद में द्रव भी बदले। पारा यहाँ भरा तो यहाँ भी हम पारा ही भरते हैं, राइट। तो हमने ये यहाँ पर पारा भर दिया। और इसमें पारा भरते भरते ही हमने क्या किया, इसको राइट, इस ट्यूब को इस तरह से जैसे पारा गिर रहा है यहाँ से बंद किया, एयर टाइट किया, यानी कोई एयर अंदर नहीं गया, और इसे इन्वर्ट करके यहाँ लाके रख दिया। ठीक, इस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। ये तो हमारा बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया कि एक ग्लास ट्यूब होती है जिसे ऐसे उल्टा रखा होता है, ग्लास ट्यूब और इस चौड़े क्रॉस सेक्शन वाले पात्र दोनों में एक समान द्रव भरा जाता है। अब हम बात करें इसके सिद्धांत की कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट। तो बैरोमीटर के जब सिद्धांत की हम बात करेंगे तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आइए उसकी बात करें। तो बैरोमीटर का सिद्धांत एक है, द्रव में समान ऊंचाई पर दाब का मान समान होता है। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है, वातावरण में यदि वातावरण के खुले वातावरण में द्रव है तो उसकी सतह पर वातावरण का दाब समान होता है। पात्र में उपस्थित द्रव की सतह पर वातावरण का दाब समान लगता है, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, मान समान होता है। तो ये दो हमारे सिद्धांत हैं जिन पर हम काम कर रहे होंगे। तीसरा एक और जिससे हम गणना में काम लेंगे वो ये द्रव स्तंभ के द्वारा लगाया गया दाब उसके भार एवं mg, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में ये तो द्रव्यमान हो गया और फिजिक्स की भाषा में mg को भार कहते हैं, के द्वारा गणना की जाती है। दाब की उसके भार दैट इज mg के द्वारा गणना की जाती है। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं, ये कैलकुलेशन हमारे बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब हमने क्या देखा, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर इस ट्यूब को लाकर उल्टा किया। जब हमने ट्यूब को लाकर उल्टा किया तो पहले सिद्धांत के हिसाब से यहाँ और यहाँ दाब लग रहे होंगे। तो मैंने 3 बिंदु लिए इसमें, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। इन तीनों बिंदुओं पर जब हमने बात की, अच्छा ये दोनों A और C वातावरण में खुले हुए हैं, तो A और C पर जो दाब लग रहा होगा वो वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। अच्छा, इसमें हमने इस तरह से इसे उल्टा किया था कि कोई वायु नहीं घुस पाई थी, यानी और उल्टा कर दिया तो ये सारा द्रव नीचे बह गया होगा, परंतु इस दाब को यहाँ पर समान दाब लगे, इस वजह से यहाँ पर द्रव ऊपर चढ़ा होगा और h हाइट तक यहाँ हमारा द्रव चढ़ गया होगा। ये हमारा मरकरी या जो भी द्रव हम काम में ले रहे हैं वो द्रव यहाँ पर भरा हुआ होगा। ठीक, अच्छा इस जगह पर क्या है, अब तो हमने गैस को तो घुसने दिया नहीं, तो इसका मतलब है इस जगह पर क्या होगा, निर्वात, वैक्यूम यहाँ पर हो जाएगा। अब जरा परिस्थिति देखिए, राइट,
ए पर और सी पर तो वायुमंडलीय दाब लग रहा है वातावरण के कारण, और बी पर इस द्रव स्तंभ का दाब लग रहा है। तो मैंने मान लीजिए इस द्रव स्तंभ की ऊंचाई कह दी h। क्या कह दी? इस द्रव स्तंभ की ऊंचाई h। तो अब हमारे पास इन सिद्धांतों के आधार पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? PA बराबर PB बराबर PC, सबसे पहली बात। दूसरे सिद्धांत के आधार पर हम क्या लिखते हैं? PA बराबर PC बराबर P वायुमंडल। तीसरे सिद्धांत के आधार पर हम क्या लिखते हैं? तो तीसरे सिद्धांत के आधार पर PB बराबर राइट h ऊंचाई के द्रव स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब, h ऊंचाई के द्रव स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब। ये हमारा PB हो गया। अच्छा, PB की गणना कर लेते हैं। तीसरे बिंदु से mg द्वारा गणना की जाती है। देखो क्या गणना आ रही है हमारे पास PB की। तो जब हम PB की गणना करेंगे तो mg की बात करेंगे, राइट। तो PB बराबर द्रव का भार यानी mg बटा, ये तो हो गया बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, द्रव का भार क्या होगा? द्रव का द्रव्यमान गुणा g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, गुरुत्वीय, राइट, ये द्रव का द्रव्यमान, और गुणा क्षेत्रफल, ये हमारा। अच्छा, द्रव का द्रव्यमान कितना होगा? तो मान लेते हैं m होगा द्रव का द्रव्यमान। m क्या लिखा जा सकता है? राइट, तो लिख सकते हैं आयतन गुणा घनत्व, क्योंकि हमें द्रव्यमान तो पता नहीं है, आयतन पता लगा सकते हैं, गुणा g बटा इस क्षेत्रफल को मैंने, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि बहुत छोटा था, अत्यंत सूक्ष्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे हम A कहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब को आप कैपिलरी भी कहते हैं। ठीक, तो ये एरिया A हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया एरिया A। अच्छा, आयतन कितना? तो ऊंचाई तो हमें पता है h, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है a, तो आयतन हो गया एरिया गुणा ऊंचाई गुणा घनत्व। घनत्व हमने लिख दिया रो और इंटू जी डिवाइडेड बाय a। ये a कैंसिल हो गया, तो PB बराबर हमें मिल रहा है h रो g या रो hg, जैसे आप बोले, ऊंचाई गुणा घनत्व गुणा g। g फिक्स है आपका। अब PB बराबर हम जानते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ लिख देंगे तो हमें मिल रहा है P एटमॉस्फेयर बराबर h रो g, राइट। ये हमारे वायुमंडलीय दाब की गणना आ गई। अब हमें पता है कि जब हमने इसमें पारा भरा, क्या भरा हमने? पारा, यानी जब बैरोमीटर में पारा यूज किया तो h ऑफ hg हमारे पास आता है 76 सेंटीमीटर सामान्य परिस्थितियों पर। किन परिस्थितियों पर? सामान्य परिस्थितियों पर हमारे पास क्या आया? h ऑफ hg 76 सेंटीमीटर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ पारा, पारे के घनत्व हम जानते हैं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पारे का घनत्व पता है, हाइट पता है, जी पता है, हम वायुमंडलीय दाब की गणना कर सकते हैं, राइट। तो हम इस प्रकार बैरोमीटर द्वारा दाब मापा जाता है और ये इसकी कैलकुलेशन है, राइट। अब जरा हम बाकी कैलकुलेशन को हटाएं और एक बार वेरीफाई करें क्या वास्तव में पारे का जो ये ऊंचाई है ये एक वायुमंडल के दाब के बराबर दाब दे रही है। तो मैं डेरिवेशन को रब करके आगे बात करता हूं। तो सामान्य परिस्थितियों पर हमें ऊंचाई मिल रही है 76 सेंटीमीटर। तो P वायुमंडल बराबर 76 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, 76 डिवाइड बाय 100 इतना मीटर, इनटू
डेंसिटी 13.6 10 की घात -3 किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब 10 की घात -6 मीटर क्यूब, ये घनत्व हो गया। और जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब SI इकाई में आ गया। हमने इन्हें गुणा कर लिया और जब हमने इन्हें गुणा किया तो ये लगभग हमारे पास 1.01325 इंटू 10 की घात 5 सब SI इकाई में, राइट। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है? एक वायुमंडल के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास परिस्थिति आ रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? एक वायुमंडल इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। यानी अगर हम मरकरी का स्तंभ बना दें नगण्य क्षेत्रफल वाली कैपिलरी में, तो 76 सेंटीमीटर ऊंचाई मरकरी भरने पर जो दाब लगेगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, राइट। ये हमारा इससे प्रूफ हुआ। अब अगर मान लीजिए हमने पानी यूज किया तो किसके बराबर होगा? तो हम जरा इसे चेक कर लें, राइट। अब ये स्पेशल केस आ गया। स्पेशल केस क्या है? वाटर को यूज करने पर, बैरोमीटर में हमने क्या यूज किया? पानी यूज करने पर क्या होगा? तो पानी यूज करने पर मान लीजिए पानी का हाइट H2 इंटू पानी का घनत्व इंटू जी, ये दाब बराबर मरकरी की ऊंचाई गुणा मरकरी का घनत्व गुणा जी, ये आएगा। हमें यहाँ से निकालनी है पानी की ऊंचाई। तो ये पानी की ऊंचाई कितनी आ रही है? जरा ध्यान से देखो। तो 76 सेंटीमीटर इंटू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ रही है H ऑफ H2O बराबर 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये काफ़ी बड़ी आ रही है। गुणा भाग कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 76 इंटू 6, सो दैट इज 420 प्लस 6 दैट इज 36। सो 456 का 6 45, 76 इंटू 3 दैट इज 210 प्लस 18, सो 228। एंड 228 में अगर आप बात करेंगे 456, सो दिस इज 228 प्लस 45, सो दैट विल बी 3, 7, 27, and then 76 plus 27, so this is 3, right, and then 1 10, so this is 1033.6 centimeter or we can say 10.33 मीटर, right। इतना हमें पानी के स्तंभ की ऊंचाई चाहिए। यानी पानी भरेंगे तो कितनी ऊंचाई चाहिए? 10.33 मीटर्स के बराबर हमें ऊंचाई चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो और समझने वाली बात समझो, हमने पारा ही क्यों भरा होगा? पहली बात तो पारे का घनत्व अत्यधिक उच्च है, इसलिए हमने पारा भरा। दूसरी बात, पारे में आगे चलकर आप पढ़ोगे पृष्ठीय तनाव में, यहाँ पर जो बल लगते हैं कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स, उनकी मात्रा बहुत कम होती है। तीसरी बात, ताप बढ़ने पर पारे में प्रसार का गुणांक यानी प्रेशर बढ़ने पर घनत्व का कम ज़्यादा होना, ये पारे में बहुत कम होता है, यानी इसका प्रसार गुणांक अत्यधिक कम है, जबकि जल का कुछ है। दूसरी बात, पारा ताप बढ़ने पर बढ़ता ही है हमेशा, ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर तापमान तक ये फैलेगा और उसके बाद ये सिकुड़ेगा, राइट। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम पारा प्रेफर करते हैं। सबसे मूल, घनत्व बहुत ज़्यादा है। दूसरी, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का मान बहुत कम होता है, राइट। तीसरी, ताप बढ़ाने पर सदैव प्रसार होता है, राइट, संकुचन कभी नहीं होता। जबकि जल में क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका संकुचन होगा, फिर प्रसार होगा, इस तरह की कहानी आती है। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़े ही ताप वृद्धि में हमें प्रसार देखने को मिल जाता है, यानी हमें अंतर पता लग जाते हैं। इसलिए इन सब वजहों से हम पारा यूज़ करते हैं और इसीलिए इसे मरकरी बैरोमीटर भी कहा जाता है। पारे की जगह कोई और द्रव यूज़ करेंगे तो आप इस समीकरण से उस द्रव के स्तंभ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। इनफैक्ट इस समीकरण को छोटा करके लिखा जा सकता है, ρ1 H1 बराबर ρ2 H2। डेंसिटी को d लिखेंगे तो H1 D1 बराबर H2 D2 लिखा जा सकता है। जी कैंसिल हो गया। कोई भी द्रव भर लीजिए और चाहे तो बराबर मरकरी लिख लीजिए, बराबर
मरकरी का घनत्व गुणा मरकरी की ऊंचाई। तो इस तरह से हम लोग किसी भी द्रव के स्तंभ की ऊंचाई के बारे में बात कर सकते हैं। ये तो दाब मापन हो गया बैरोमीटर द्वारा। आइए इसके बारे में एक दो सवाल और करते हैं ताकि हमारा पक्का हो जाए। तो आइए बैरोमीटर पर पढ़ने के बाद, डेरिवेशन के बाद पहले तो हम समराइज करें। तो हमने ये समराइज किया कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम का जो दाब होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, एक एटमॉस्फेयर के। और पानी भरेंगे तो 10.33 मीटर ऑफ H2O द्रव बराबर होता है या इक्विवेलेंट होता है एक वायुमंडल दाब के बराबर दाब लगाता है। अब हमारा सवाल है यदि हम कोई और द्रव भर दें तो किस प्रकार गणना की जाएगी। तो आइए उन गणनाओं की बात करते हैं। मान लीजिए, थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। यदि बैरोमीटर में भरे गए द्रव का घनत्व 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तब एक वायुमंडल दाब को दर्शाने के लिए या एक वायुमंडल दाब के समान दाब को दर्शाने के लिए आवश्यक द्रव स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। अच्छा, एक चीज मैं अभी बोलना भूल गया। पानी इसलिए भी नहीं काम में लेते, आप देखिए 10 मीटर बड़ी पतली सी पेन की टिप जैसी या मार्कर, बोर्ड मार्कर की जैसी टिप जैसी पतली नली बनाना है। थर्मोमीटर के अंदर रखी हुई पतली नली बनाना 10 मीटर का मतलब हो गया मेरे जैसे आदमी एक के ऊपर एक 7 आदमी कंधों पर खड़े हो जाएं, एक के ऊपर एक 7 आदमी, तो 10 मीटर ऊंचाई हमें मिलेगी। फील लेने के लिए आप 10 मीटर ऊंचाई को अगर फिट में कन्वर्ट कर देंगे, राइट, तो 1 मीटर में लगभग 3.5 फीट होते हैं। तो 10 मीटर का मतलब लगभग 35 फीट, और 35 फीट का मतलब 3 स्टोरी या 4 स्टोरी बिल्डिंग हो गई आपके पास, राइट। तो 4 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर ऊंची कैपिलरी मान लो किसी ने बना भी दी तो उसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम पानी यूज नहीं करते, उच्च घनत्व का द्रव यूज करते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई। अब हमने कहा कि यदि हमने जो द्रव यूज किया वो घनत्व उसका 6.8 है, तो कितना हमें ऊंचाई चाहिए रहेगा। तो इन सब सवालों के लिए एक सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, द्रव की ऊंचाई गुणा द्रव का घनत्व बराबर पारे की ऊंचाई गुणा पारे का घनत्व। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ρ1 H1 बराबर ρ2 H2 वाले फॉर्मूले से। तो द्रव की ऊंचाई कितनी आवश्यक है हमें नहीं पता, द्रव का घनत्व कितना है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर एक वायुमंडल दाब है, तो पारे की ऊंचाई कितनी 76 सेंटीमीटर गुणा पारे का घनत्व कितना 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो आसानी से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आया, द्रव की ऊंचाई बराबर 76 गुणा 13.6 डिवाइड बाय 6.8 इतना सेंटीमीटर। ये यूनिट तो हमारा कैंसिल हो गया, राइट। तो जब आप यहाँ बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है, लगभग 152 सेंटीमीटर। यानी एक वायुमंडल दाब के लिए हमें कितनी ऊंचाई चाहिए, 152 सेंटीमीटर ऊंचाई हमें चाहिए। तो इस तरह से कई अलग अलग द्रव भरे जा सकते हैं और आप यहाँ पर दाब की गणना कर सकते हैं। ठीक, अलग अलग द्रव भरे जाएं तो फिर कैसे गणना करी जाएगी, आइए उस पर एक सवाल और करते हैं, राइट। तो सवाल क्या है, बिल्कुल आसान है। अब की बार जो मैंने बैरोमीटर डिज़ाइन किया है उसकी ट्यूब
क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा दिखानी है तो मैं ट्यूब थोड़ी चौड़ी बना रहा हूँ। ये हमारी बैरोमेट्रिक ट्यूब है। अब इसका मतलब ये हमारा बैरोमीटर रहा होगा, ये यहाँ पर द्रव भरा हुआ है, तो ये हमारा पारा है इधर नीचे, ये पारा यहाँ तक भरा हुआ है। चालीस सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है? पारा। नीचे भी पारा है। पारे के ऊपर एक कम घनत्व का द्रव हमने भरा हुआ है। द्रव ए, ये भी 40 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। अच्छा, द्रव ए का घनत्व कितना है? तो द्रव ए का घनत्व है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके ऊपर हमने एक और द्रव भरा हुआ है, ये भी हमने 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही भरा हुआ है। द्रव बी, इसके भी स्तंभ की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और द्रव बी का घनत्व ए से भी कम है, यह है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर वैक्यूम है, निर्वात है, बैरोमीटर है, वायुमंडलीय दाब की गणना आपको करनी है। सवाल बहुत आसान है, पी एटमॉस्फेयर कितना होगा ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? हर एक के दाब की गणना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब कैसे गणना करेंगे? तो आप ये तो लिख सकते हैं, द्रव बी के कारण, द्रव बी के स्तंभ के कारण दाब, द्रव ए के स्तंभ के कारण दाब, पारे के स्तंभ के कारण दाब बराबर वायुमंडलीय दाब, राइट। तो वायुमंडलीय दाब बराबर क्या लिखा आपने? द्रव ए के स्तंभ के कारण दाब, द्रव बी के स्तंभ के कारण दाब और पारे के स्तंभ के कारण दाब। द्रव ए के स्तंभ के कारण दाब, राइट। तो H की, द्रव ए की ऊंचाई गुणा ए का घनत्व, मैं पहले सिंबल में लिखता हूँ, एच ए गुणा रो ए इंटू जी प्लस एच बी गुणा रो बी इंटू जी प्लस एच ऑफ एच जी इंटू रो ऑफ एच जी इंटू जी। इस तरह से ये सारे दाब की बात हमें करनी है। इनफैक्ट हमें दाब नहीं करना, दाब में ऐसे गुणा भाग नहीं करने, हम दाब को जोड़ नहीं सकते हैं, हमें पहले बल 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 जोड़ने पड़ेंगे, फिर आगे की हम बात इस तरह से कर रहे होंगे। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है, इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब जब हम इसे नहीं तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें पहले ए का भार, बी का भार ऐसे निकालना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह की इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। इसकी जगह हमने एक तरीका अपनाया, ये मुश्किल था, हमने क्या किया, इस स्तंभ को बदल दिया किस में? मरकरी स्तंभ में। इसे भी बदल दिया किस में? मरकरी स्तंभ में, राइट। मरकरी 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 की ऊंचाइयां सीधी जुड़ जाएगी और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जब मरकरी स्तंभ में बदला बी को, तो जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। बी को जब हमने बदला तो क्या लिखेंगे? एच बी इंटू रो बी बराबर रो ऑफ एच जी इंटू हाइट ऑफ एच जी, जो कि बी के इक्विवेलेंट है, बी के करस्पॉन्डिंग मरकरी का हाइट, राइट। तो एच ऑफ एच जी जो कि बी के स्तंभ की जगह हम भर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? बी का हाइट 40 सेंटीमीटर इंटू बी का घनत्व 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे इसे तो ये 3.4 से ये 4 बार कट गया, यानी ये आया 10 सेंटीमीटर। तो ए की जगह कितना आप लिख सकते हैं? 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। बी की जगह, सॉरी, ए की जगह सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे रो ए एच ए इन बराबर रो एच जी इंटू एच ऑफ एच जी इक्विवेलेंट टू ए। तो
तो H ऑफ एच जी इक्विवेलेंट टू A बराबर क्या आ जाएगा, 40 गुणा 6.8 डिवाइड बाय 13.6 सेंटीमीटर, यानी यह आ गया 20 सेंटीमीटर, राइट। अब जब हमने ये सब बदल दिया तो जरा देखिए क्या आंसर आ रहा होगा हमारे पास। यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। इसका मतलब अब जो हमारा बैरोमीटर है वो कुछ चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है, राइट। तो अब हमारा बैरोमीटर कुछ ये रह गया है केवल कि ये पारा भरा हुआ है, अब ये पारा मिल गया है। 40 तो खुद पारे का, 20 हो गया हमारे 20 सेंटीमीटर किसका, ए के कारण, और 10 सेंटीमीटर हो गया हमारा, 10 सेंटीमीटर किसके कारण हो गया, हाइट ऑफ एच जी बी के कारण। तो इस तरह से कुल हाइट कितनी हो गई, ये वैक्यूम है तो कुल हाइट हो गई 10, 20 और 40, कितना हो गया 10, 20 और 40 की वैल्यू यानी 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी द्रव। तो ये हमारा हो गया वायुमंडलीय दाब। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व वहाँ से भी हो जाता जहाँ से हम पहले कर रहे थे, पी वायुमंडल बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी ऑफ एच जी, लेकिन गुणा भाग बहुत सारे करने पड़ते, उन सब गुणा भागों की जगह ये हमने डायरेक्ट आंसर कर दिया। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से करते तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा, इधर से एक कन्वर्ट करके, यानी हमने ए की जगह क्या भरा, पारा, बी की जगह भी क्या भरा, पारा। 40 सेंटीमीटर ए की जगह पारा हमें कितना भरना पड़ा, 20 सेंटीमीटर, राइट। और 40 सेंटीमीटर बी की जगह हमें कितना पारा भरना पड़ा, केवल 10 सेंटीमीटर। पारे 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 की ऊंचाइयां डायरेक्ट जुड़ गई। अब जब डायरेक्ट जुड़ गई तो इस तरह से, अच्छा कुछ लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा 40 40 40 120, वो गलत है। द्रव ए और द्रव बी और द्रव पारे की ऊंचाइयां आप एक साथ आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब हमें पहले सबको एक समान द्रव में बदलना होगा, फिर हम ऊंचाइयां जोड़ेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा मरकरी बैरोमीटर का एक सवाल हो गया। जिस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं हम यहाँ पर कर सकते हैं। मरकरी बैरोमीटर में और भी कई सवाल बनते हैं, उनकी बात हम थोड़ा सा रुक कर करेंगे। पहले हम एक बार मैनोमीटर की बात कर लेते हैं, फिर हमारे पास केवल सवाल ही सवाल करने रह जाएंगे, राइट। तो आइए पहले एक बार मैनोमीटर पढ़ते हैं। तो बच्चों बैरोमीटर के बाद पढ़ तो हमने लिया, सवाल हमें कुछ देखने बैरोमीटर के, लेकिन पहले मैनोमीटर पढ़ लेते हैं, फिर बैरोमीटर और मैनोमीटर के सवाल एक साथ देख रहे होंगे हम लोग। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं हम मैनोमीटर। मैंने पहले ही कहा मैनोमीटर कई तरह के होते हैं, लेकिन हमें यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ना है केवल, जिसका आकार यूट्यूब मैनोमीटर जैसा हो। तो यूट्यूब मैनोमीटर यानी यू के आकार का जब हमारा मैनोमीटर हो, वो तो यूट्यूब मैनोमीटर का मतलब है यू आकार की हमारी इस तरह की इसकी नलियां होती हैं। ये हमारा मैनोमीटर हो गया, यूट्यूब मैनोमीटर। अच्छा, इसमें भी दो तरह के मैनोमीटर होते हैं। तो दिस इज यूट्यूब मैनोमीटर। अब यूट्यूब मैनोमीटर के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है क्लोज्ड एंड और एक होता है ओपन एंड। क्लोज एंड कैसा होता है, आइए इसके बारे में बात करें, राइट। तो ये क्लोज्ड एंड हो गया आपका, राइट। और ओपन एंड कैसा होता है, तो ओपन एंड में दोनों एंड्स आपके ओपन होंगे, इस तरह का होगा। अच्छा, इसमें भी कोई द्रव भरा रहता है, हाँ, इसमें भी पारा हम लोग भरते हैं, राइट। और ये भी उन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है लगभग जिन सिद्धांतों पर आपका बैरोमीटर काम कर रहा होता है कि समान ऊंचाई पर आपका पारे के स्तंभ की ऊंचाई समान होगी,
इस तरह से ये सिद्धांत बात कर रहा होता है। इसकी रीडिंग कैसे आती है? तो एक हिस्सा, एक ट्यूब तो आपकी गैस के पात्र से जुड़ी रहती है और दूसरा हिस्सा अगर क्लोज्ड एंड है तो क्लोज्ड हो गया। तो मान लीजिए द्रव यहां तक है, यहां निर्वात हो जाता है अगर ये क्लोज्ड है तो, ठीक, ये परफेक्ट क्लोज हो गया आपका, ये खुला है, ये गैस के पात्र से जुड़ा रहता है। अच्छा, अगर ओपन है तो द्रव तो भरा ही हुआ है दोनों तरफ, द्रव की ऊंचाइयों की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। ओपन में इधर वायुमंडलीय दाब लगेगा और इधर गैस से जुड़ा हुआ है तो गैस का दाब लगेगा। जहां भी गैस से जुड़ा हुआ है किसके बराबर दाब लगेगा? गैस के बराबर दाब लगेगा। अब हम क्योंकि बैरोमीटर पढ़कर आए तो सबसे पहले क्लोज एंड की बात करेंगे और फिर बात करेंगे ओपन एंड की। तो क्लोज एंड मैनोमीटर की जब हम बात करते हैं तो आइए सबसे पहले तो एक गैस का पात्र बना लेते हैं, राइट। तो मान लीजिए ये मेरा एक गैस पात्र है जिसमें गैस भरी हुई है। अब इस गैस का मुझे पता है किसी भी दिशा में दाब ये गैस लगा सकती है। तो मैंने ये एक मैनोमीटर की व्यवस्था इधर यहाँ पर इस तरह से कि कैसे भी आप जोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे जोड़ सकते हैं। मैनोमीटर साइड से भी जोड़ सकते थे और इस तरफ से यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं मैनोमीटर। ठीक, ये मैंने मैनोमीटर जोड़ दिया। चूंकि मैंने कहा कि हम पहले क्लोज एंड की बात कर रहे हैं तो ये मैंने इसका एंड क्लोज कर दिया, राइट। यहाँ पर निर्वात होगा और मरकरी भरी हुई है। तो मान लीजिए ये मरकरी इधर तो यहाँ तक है और इधर यहाँ तक है, सॉरी इधर यहाँ तक है, इधर यहाँ तक हमारे मरकरी का हाइट है और यहाँ पर इधर तक मरकरी का हमारा हाइट है। ये मरकरी भरा हुआ है, सेम लेवल है। इधर से दाब लग रहा है गैस का, पी गैस, ये निर्वात हो गया। अब हम कैसे यूज करते हैं इसे जरा ध्यान से देखो। हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल डिसाइड कर लिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये ऊंचाई हमें मिली। मान लीजिए गैस की तरफ जुड़ी हुई ऊंचाई को H2 कहेंगे और दूसरी तरफ जुड़ी हुई ऊंचाई को हमने कहा H1। अब इस दोनों हॉरिजॉन्टल ऊंचाइयों पर, दोनों हॉरिजॉन्टल जगह पर हमने दाब बराबर कर दिया। जैसे हमने दाब बराबर किया तो क्या इक्वेशन आई, यहाँ पर दाब इस बिंदु पर और इस बिंदु पर दाब, दोनों जगह बराबर किया। तो एक तरफ आ रहा है पी गैस प्लस H1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम और बराबर क्या आ रहा है, सॉरी H2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ये लेफ्ट का, और राइट का कितना आ रहा है, बराबर H1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो इसका मतलब गैस का दाब कितना आ रहा है हमारे पास, तो गैस का दाब आ रहा है H1 माइनस H2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, राइट। तो इस तरह से हम गैस का दाब नाप सकते हैं। और दोनों तरफ की अगर निर्वात है, क्लोज्ड एंड यू ट्यूब है, यानी बंद है, एक सिरा बंद है, निर्वात वाला है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों भुजाओं या दोनों ट्यूब की ऊंचाइयों में जब अंतर होगा तो वो अंतर के बराबर ही हमारा गैस का दाब होगा। यानी हमने निर्वात वाला यानी बंद सिरे वाला यूट्यूब मैनोमीटर काम में लिया है। ये तो हो गया बंद सिरे वाला। अच्छा, अब बात करते हैं ओपन एंड वाले की। तो ओपन एंड वाले की जब बात करें तो देखो क्या, ये फिर से मेरा गैस का पात्र, ये मैंने यहाँ यूट्यूब मैनोमीटर ऐड किया, इससे जोड़ दिया पात्र से। आप मैनोमीटर कैसे भी जोड़ सकते हैं जैसा मैंने अभी अभी कहा आपको। और अब की बारी ये ओपन एंड यूट्यूब मैनोमीटर हो गया हमारे पास। मरकरी भरी हुई है, दोनों तरफ मरकरी है, राइट। मान लीजिए मैंने जब मरकरी भरा तो ये और कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि ये दोनों तरफ मेरे ऊंचाइयां समान आ रही है। फिर भी मैं इन ऊंचाइयों को H1 और H2 ही नाम दूंगा।
ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल, इससे ये ऊंचाई गैस से जुड़ी हुई H2 और वायुमंडल या बंद सिरे की तरफ की ऊंचाई H1। इधर आ रहा है गैस का दाब, अच्छा इधर आ रहा है वायुमंडलीय दाब। तो अब जरा हम इक्वेशन लिखेंगे तो P गैस प्लस H2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम बराबर, इधर क्या लिखूंगा, P वायुमंडल प्लस H1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे गैस का दाब निकालना है तो P गैस क्या हो गया, P एटमॉस्फेयर प्लस H1 माइनस H2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो यहाँ 3 अलग अलग केस आ जाएंगे इस हिस्से के H1 माइनस H2 को लेकर। तो पहला केस, केस 1, H1 बराबर H2 हो गया, इसका मतलब गैस का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। केस 2, H1 ग्रेटर देन H2, अच्छा H1 किधर, वायुमंडल की तरफ जुड़ा हुआ और H2 गैस की तरफ जुड़ा हुआ। यदि वायुमंडल की तरफ जुड़ा हुआ ज़्यादा है तो इसका मतलब हो गया P गैस का दाब जो है वो बड़ा है किससे, P वायुमंडल से, राइट, क्योंकि वायुमंडल में कुछ जोड़ना पड़ रहा है। तीसरा, गैस की तरफ वाली ऊंचाई कम है, यानी H2 छोटा है, सॉरी H2 बड़ा है और H1 छोटा है। गैस की तरफ वाली ऊंचाई अगर बड़ी है तो हम कह देंगे P गैस छोटा होगा किससे, P एटमॉस्फेयर से। तो जिधर की ऊंचाई ज़्यादा होगी उधर का दाब कम होगा, जिधर की ऊंचाई कम होगी उधर का दाब ज़्यादा होगा। दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर हुई दोनों तरफ की, तो दाब दोनों तरफ बराबर होगा इस तरह से, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये गैस के दाब का फॉर्मूला हो गया, बहुत सिंपल तरीके से। मैनोमीटर बहुत आसान तरीके से काम करता है, बैरोमीटर जितनी तकलीफ इसमें नहीं है। 3 अलग अलग केस भी मैंने आपको बता दिए, राइट। पारे की तरफ की ऊंचाई ज़्यादा, सॉरी वायुमंडल की तरफ की ऊंचाई ज़्यादा, इसका मतलब वायुमंडलीय दाब कम, गैस का दाब ज़्यादा। गैस की तरफ पारे की ऊंचाई ज़्यादा, इसका मतलब गैस का दाब कम वायुमंडलीय दाब से, ठीक। दोनों तरफ ऊंचाइयां बराबर, इसका मतलब गैस और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर। इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये यूट्यूब मैनोमीटर की इक्वेशंस हो गई और इसकी ये एक स्टडी हो गई जिस पर हम बात कर सकते हैं। मैंने बहुत यहाँ पर इक्वेशंस नहीं ली है, केवल थ्योरेटिकल चीज़ों में ही बात की है। आप चाहें तो इस पर 1-2 इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं ताकि ये हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसे, तो आइए एक सवाल करते हैं इस पर। मैं ओपन एंड मैनोमीटर के ही सवाल करा रहा हूँ, क्योंकि अगर ओपन एंड के सीख गए हम लोग तो क्लोज एंड के तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। एक इस तरह का पात्र है हमारे पास जिसमें गैस भरी हुई है, हमने इसे मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास आ गया P एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, ठीक। और ऊंचाइयों की अगर हम बात करें तो ये मैंने यहाँ पर ऊंचाइयाँ लिख दी आपके लिए। H1 है 60 सेंटीमीटर, पारा भरा हुआ है, और H2 है आपके पास 30 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और ओपन एंड तो है ही, गैस का दाब आपको निकालना है कितना होगा, राइट। सवाल बहुत सिंपल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इक्वेशन जब लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इक्वेशन जब लिखनी होगी तो ये गैस का दाब लगा, यहाँ वायुमंडलीय दाब लगा, और इस जगह आकर ऊंचाइयाँ बराबर कर देंगे। तो क्या हो गया, P गैस प्लस H2 यानी 30 सेंटीमीटर ऑफ Hg बराबर P वायुमंडल प्लस 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg।
तो P गैस बराबर कितना आ गया, P वायुमंडल प्लस 60 माइनस 30 सेंटीमीटर ऑफ Hg। P एटमॉस्फेयर हमें दिया 80 प्लस 60 माइनस 30, तो ये हो गया 110 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिक्विड। यानी मरकरी के 110 सेंटीमीटर ऊंचा स्तंभ जितना दाब लगाता है उतना दाब गैस लगा रही है। इस तरह से हमें ये सवाल यहाँ पर कर लेने हैं, राइट। तो ये अंतर से ही पता लग जाएगा कि कितना दाब ज़्यादा आएगा या कम आएगा। देखो गैस की तरफ वाली ट्यूब में ऊंचाई कम थी, इसका मतलब गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा आना था, ज़्यादा ही आया। तो ये हमारी अलग अलग इक्वेशंस हैं, अलग अलग तरह से हमें बात की जा सकती है। इस पर कई सवाल बनते हैं जो आगे चलकर चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हमारे पास आएंगे। आपको ये बेसिक इक्वेशन याद रखनी है कि अगर बंद है, निर्वात है तो ये, और ओपन एंड है तो H1 माइनस H2, और अगर बंद है तो P एटमॉस्फेयर भूल जाओ, खुला है तो P एटमॉस्फेयर भी जोड़ना है, H1 माइनस H2 तो है ही। ठीक, ये बात हो गई मैनोमीटर की। मैनोमीटर डायरेक्ट गैस के प्रेशर मेजरमेंट में काम आता है। ठीक, अब हम बात करें, लौट कर आते हैं वापस सवालों पर, सवालों की प्रैक्टिस करें। जब हम सवालों की प्रैक्टिस करते हैं तो एक केस आता है फॉल्टी बैरोमीटर का। क्या होता है, आइए उस बारे में बात करते हैं। फॉल्टी मतलब ऐसा बैरोमीटर जिसकी रीडिंग में त्रुटि आती हो, गलती के साथ हमें रीडिंग मिलती हो। कैसे बैरोमीटर फॉल्टी हो जाता है, आइए सबसे पहले इस बारे में बात करें। तो ये मैंने एक टिपिकल बैरोमीटर बना दिया, राइट, समझने के लिहाज से। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। ये हमारी ट्यूब होगी कैपिलरी, द्रव हमारा भरा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक मरकरी भरा हुआ है, इधर भी मरकरी भरा हुआ है। अच्छा, हमारी आवश्यकता रहती है कि ऊपर निर्वात हो। बैरोमीटर में हमारी आवश्यकता क्या है, ऊपर निर्वात हो। पर आप सब लोग जानते हैं परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब इसमें निर्वात की जगह कुछ गैस आ जाए, ये एक बैरोमीटर है, राइट, तो बैरोमीटर की ट्यूब में, कैपिलरी में जब ऊपर निर्वात की जगह कुछ गैस आ जाए तो ऐसे बैरोमीटर को, राइट, क्या कहेंगे हम, फॉल्टी बैरोमीटर। क्या कहेंगे, फॉल्टी बैरोमीटर। यानी इसकी रीडिंग में हमें कुछ ना कुछ फॉल्ट या कुछ ना कुछ एरर मिलेगा, त्रुटि मिलेगी, राइट। तो ऐसे बैरोमीटर जिसमें कैपिलरी में ऊपर वैक्यूम की जगह, निर्वात की जगह गैस ट्रैप हो जाए, गैस आ जाए, तब वो बैरोमीटर फॉल्टी बैरोमीटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रीडिंग में, उसके फ्रैक्शन में हमें कुछ ना कुछ एरर, गलती मिल रही होती। क्या गलती मिलती है, कैसे, आइए इस तरह की बात करें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर दाब वायुमंडलीय दाब है, यहाँ पर दाब वायुमंडल है, तो यहाँ पर भी दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। लेकिन अब आप लिखेंगे वायुमंडलीय दाब बराबर, मान लीजिए ये ऊंचाई अगर h है तो बराबर लिखेंगे h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस P गैस। तो ये गैस का दाब तो हमें दिखाई देगा नहीं, हमें तो रीडिंग क्या दिखाई देगी, केवल ये h सेंटीमीटर दिखाई देगी। तो रीडिंग ऑफ बैरोमीटर क्या है, रीडिंग ऑफ बैरोमीटर है हमारी h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लिक्विड या मरकरी कॉलम। लेकिन वास्तव में वायुमंडलीय दाब कितना है, h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम प्लस P गैस। ये गैस का दाब भी हमें जोड़ना है, यानी हमारी रीडिंग गड़बड़ आ रही है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं आ रही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फॉल्टी बैरोमीटर कहा जाता है। अब इस गैस का दाब हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें मिली ही सही। डायरेक्ट हम गैस का दाब निकाल देंगे, क्या, P एटमॉस्फेयर माइनस h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो ये फॉल्टी बैरोमीटर की इक्वेशंस हो जाएंगी और इस तरह से।
राइट। अब जब हमारे पास बैरोमेट्रिक ट्यूब में ऊपर गैस आ गई तो हम इसे अलग अलग लेवल पर और अलग अलग तरह से ओरिएंट करके भी प्रेशर की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो पढ़ते हैं हम, राइट। पी गैस, प्रेशर ऑफ गैस ट्रैप्ड बाय मरकरी कॉलम इन बैरोमेट्रिक ट्यूब। बैरोमीटर की नली में मरकरी कॉलम से दबी हुई या उससे बंद या उसके कारण बंधी हुई, ट्रैप्ड की हुई गैस का दाब। अभी ऐसे लिखा है तो ये दाब आया, अब हम इसे अलग अलग ओरिएंटेशन पर लग देते हैं नली और गैस का दाब निकालने की कोशिश करते हैं। इस चीज में सबसे पहले जो मूल बिंदु है वो ये, राइट, कि पी एटमॉस्फेयर सदैव, वायुमंडलीय दाब सदैव बैरोमेट्रिक नली के खुले सिरे के पृष्ठ से लंबवत, वायुमंडलीय दाब बैरोमेट्रिक नली के खुले सिरे के पृष्ठ से लंबवत भीतर की ओर की दिशा में लगता है। चाहे नली कैसे भी रखी हो, वायुमंडलीय दाब हमेशा बैरोमेट्रिक नली के खुले सिरे के पृष्ठ के लंबवत क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ जब हम इसे बराबर रखेंगे तो ये वायुमंडलीय दाब एक तरह से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इस तरह का कहने का क्या मतलब है कि यदि आपकी ट्यूब ऐसी है तो वायुमंडलीय दाब ऐसे लगेगा, और यदि आपकी ट्यूब ऐसी है तो वायुमंडलीय दाब ऐसे लगेगा। यदि आपकी ट्यूब ऐसे उल्टी करके रख दी है तो वायुमंडलीय दाब इस तरह से लगेगा, राइट। यदि आपकी ट्यूब कुछ कोण पर रख दी गई है तो वायुमंडलीय दाब ऐसे लगेगा, राइट। यदि आपकी ट्यूब को मैंने कुछ इस तरह के कोण पर रख दिया है तो वायुमंडलीय दाब कुछ ऐसे लगेगा। ये हमारे वायुमंडलीय दाब की दिशा होगी। अच्छा, गैस ट्रैप्ड का क्या मतलब है कि गैस नीचे होगी और मरकरी ऊपर होगा। तो ये मरकरी हो गया और ये यहाँ गैस हो गई, इसमें ये मरकरी हो गया और ये गैस हो गई, ये मरकरी हो गया और ये गैस हो गई यहाँ। उसी तरह यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये मरकरी हो गया और इधर ये गैस हो गई। यहाँ पर ये मरकरी कॉलम हो गया ऊपर की ओर और नीचे इसके भीतर गैस ट्रैप हो गई। तो ये है, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है कि अलग अलग परिस्थितियों में गैस का दाब क्या होगा, राइट। अगर इस तरह से हम ट्यूब को इंक्लाइन कर दें तो गैस के दाब की मान की गणना कैसे करेंगे। हर जगह केवल फोर्स बैलेंस करना है, एनएलएम में जो आपने सीखा था, और कुछ नहीं करना। मैं एक सिंपल केस ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये एंगल थीटा है, ठीक। बस अब हमें कुछ नहीं करना, गैस के दाब का तो कुछ नहीं होगा, वो दिशाएं में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इस मरकरी के mg के कारण दाब लग रहा है तो mg का जरूर कंपोनेंट हो जाएगा। उस वजह से हमारे कैलकुलेशन में थोड़ी सी फर्क आ जाएगी। जब हम इस तरह के कंपोनेंट करेंगे
तो ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। हमें ये वाली बैलेंसिंग करनी है, तो मैं अगर इसका FBD बना दूं यहाँ पर, इस मरकरी के कॉलम का मैंने FBD बनाया यहाँ पर, राइट। तो जरा ध्यान से देखो, इधर से लग रहा है वायुमंडलीय दाब, गैस इधर से दाब लगा रही होगी और mg का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है और एक इसके लंबवत जा रहा है। लंबवत वाला कौन सा है? mg cos थीटा, और ये कौन सा है? mg sin थीटा। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ? गैस का दाब बैलेंस कर रहा है इस mg के फोर्स को और वायुमंडल को, तो p एटमॉस्फेयर प्लस, जब इस mg की बात करेंगे तो आपको पता है इस mg में से केवल h और रो बचता है, बाकी सब कैंसिल हो जाता है। तो h और साइन थीटा एक्स्ट्रा आ गया, तो h साइन थीटा सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, जहाँ पर ये ऊंचाई मैंने कितनी बताई? ये ऊंचाई मैंने बताई आपको h, यानी ये लंबाई कितनी है? हमेशा मेरी h है, राइट, मरकरी के कॉलम की ऊंचाई या लंबाई जो भी आप कहें। तो कितना हो गया? h साइन थीटा। अच्छा, अब जरा हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा कितना है? तो यहाँ पर थीटा बराबर है 90 डिग्री, राइट। अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो कितना आएगा? P गैस बराबर हमारे पास आ जाएगा P वायुमंडल, राइट, और प्लस h सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा थीटा हो गया, राइट, ये हमारा थीटा हो गया। और जब ये हमारा थीटा हो गया तो हम इसे माइनस थीटा भी कह सकते हैं, 180 माइनस थीटा, राइट। ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, और अगर इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो माइनस थीटा। तो इस समय गैस का प्रेशर कितना आएगा? तो गैस का प्रेशर आ जाएगा P एटमॉस्फेयर प्लस h साइन माइनस थीटा, राइट। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, या h साइन थीटा, ये हमारे पास हो सकता है h साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू अलग तरह से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर थीटा नहीं है तो डायरेक्ट P गैस बराबर P एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये इसका mg नीचे लग रहा होगा, इधर भी इसका mg नीचे लग रहा होगा, तो P गैस बराबर P एटमॉस्फेयर, राइट। इस तरह के इक्वेशंस हमारे पास आ रहे होंगे, राइट। तो अगर ये हाइट है, अब इसमें एक इक्वेशन और हम कर सकते हैं, वो कैसे, जरा उसकी बात करते हैं। जैसे मैं ये एंगल वाले दोनों FBD अगर मैं बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरह के FBD हमारे बन रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा मरकरी कॉलम है, इधर से इसमें गैस का दाब लग रहा है, इधर से इसमें वायुमंडलीय दाब लग रहा है, ये खुद हाइट h है। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, ये है h cos थीटा और ये है h sin थीटा। अब जरा हम बात करें तो ये ऊंचाई है h, ये एंगल थीटा है, राइट, ये ऊंचाई है h, तो ये ऊंचाई कितनी होगी? h sin थीटा, राइट। तो दाब क्या लगा? P गैस बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? P एटमॉस्फेयर प्लस h साइन थीटा। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, ये पहला, दूसरा केस मैंने लिया, इसमें मैंने कुछ इस तरह से कॉलम बना दिया, इधर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है, इधर से गैस का दाब लग रहा है, ये इसका h नीचे, और अब अगर ये थीटा है, राइट, तो ये थीटा है, ये अगर h है तो हमें ये ऊंचाई की बात करनी है, कितना दाब लगेगा। तो ये थीटा है, अब हमें इसका कंपोनेंट लेना है। तो यहाँ पर कंपोनेंट लेकर जब हम बात करेंगे तो एक तो ये आ जाएगा
कंपोनेंट इधर और एक इसके अलोंग आ जाएगा, राइट। तो अब हमें जैसे एंगल लेना है तो ये एंगल हमारा थीटा है, और इस एंगल की जब हम बात करेंगे तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा थीटा। तो ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा यानी h cos थीटा। अब जरा इसे ट्राइंगल में मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास है, ये है और ये है, और मैंने इसे आगे एक्सटेंड कर दिया। ये एंगल मेरा थीटा है, ये हाइट h है, राइट। ये वर्टिकल हाइट मुझे क्या मिलेगा, राइट। तो ये वर्टिकल हाइट मैं इससे जब सॉल्व करूँगा, जरा ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा तो इस तरह की जब मुझे बात करनी होगी तो परपेंडिकुलर साइन 180 माइनस थीटा, तो ये फिर से गैस का दाब आ जाएगा P गैस बराबर P एटमॉस्फेयर प्लस H साइन थीटा, ठीक। तो ये अलग अलग तरह से हमारे पास बार बार इक्वेशन ये आती है, चाहे एंगल कुछ भी हो। अब जरा इसमें मैं ऐसे लेटा हुआ है 0 डिग्री एंगल है तो P एटमॉस्फेयर बराबर P गैस, फिर जब हमने इसे ऐसे की जगह ऐसे 45 पर कर दिया तो P गैस बराबर, इसका वैल्यू हमने यहाँ लिखा P गैस बराबर P एटमॉस्फेयर प्लस H साइन 45, तो वो हो गया। फिर 90 पर कर दिया तो पूरा जुड़ गया, फिर 135 पर कर दिया तो साइन 135 वैल्यू हो गया, फिर हमने पूरा इसे ऐसे लेटा दिया तो ये 180 हो गया, तो फिर से 0, नीचे की तरफ ले जाएंगे उल्टा कर देंगे तो ये गैस ऊपर चल जाएगी। अब यहाँ पर जब हम एंगल की बात करेंगे तो ये जो एंगल है हमारा, इसके साथ ये एंगल हो जाएगा 270 या कहें -90, तो माइनस साइन ऑफ -90 -1 हो जाएगा। तो देखिए गैस बराबर एटमॉस्फेयर -h आ जाएगा। फिर से ऐसे घूमेंगे, राइट। तो एक एंगल और हमारा रह गया जिसमें इस तरह का हमारा ओरिएंटेशन हो और एंगल यहाँ से मेजर्ड हो, ठीक भाई। इधर से अगर थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस थीटा। और अब हमें बात करनी होगी, यहाँ गैस होगी हमारे पास, ये मरकरी कॉलम होगा, तो फिर से हमें बात करनी होगी अब यहाँ कितना आएगा उसकी बात हमें करनी होगी। तो ये एंगल अब माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ये गैस का दाब, ये वायुमंडलीय दाब, और इसका दाब जब हमें लिखना होगा इसके साथ, तो ये हमारी हाइट है और ये इस डायरेक्शन में हमें बात करनी है, जबकि हमारा h नीचे लग रहा होगा, तो ये वर्टिकल हाइट और ये कॉलम हमें निकालना है और इस तरह की बात हमें करनी है। तो यहाँ पर जब बात कर रहे होंगे तो वो माइनस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, यानी -h साइन थीटा वैल्यू आ जाएगी जब मैं इसके वर्टिकल हाइट की बात कर रहा हूँगा, राइट। कैसे करेंगे इसके वर्टिकल हाइट की बात, तो ये और ये एंगल और ये एंगल है 360 माइनस थीटा, ये है h, हमें ये हाइट निकालनी है। तो जब हमें ये हाइट निकालनी है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हाइपोटेनस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा h साइन 360 माइनस थीटा, and sin 360 minus theta will be minus sin theta, so ये minus h sin theta हो जाएगी, राइट। इस तरह से हम लोग सही। अब ये मैंने मैथमेटिकल सिखाया, ट्रिग्नोमेट्री से सिखाया। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मैं इसे एक सिंपल भाषा में पूरी कहानी को एक ही स्टेटमेंट से कवर कर सकता हूँ, वो ये कि गैस का दाब हमेशा क्या होगा, वायुमंडलीय दाब प्लस गैस के ऊपर रखा गया मरकरी वर्टिकल, केवल वर्टिकल, सीधा सीधा दे, टेढ़ा रखा है तो भी उसे सीधा करके, मतलब उसके एंगल का कंपोनेंट लेके उसकी हाइट का ले लेना है। मैं इतनी देर से वही कर रहा हूँ। ये h है तो इसका सीधा कितना होगा, तो मैंने सीधा करके h साइन थीटा निकाल दिया। ये h है तो इसका सीधा कितना होगा, ये ऊंचाई कितनी होगी, तो -h साइन थीटा आ जाएगी। तो गैस ऊपर है तो माइनस वर्टिकल हाइट, गैस अगर नीचे है तो प्लस वर्टिकल हाइट, और वर्टिकल हाइट अगर वर्टिकल है तो डायरेक्ट दिख रहा है h प्लस h है। हॉरिजॉन्टल हो गया तो कोई गैस के ऊपर या नीचे कोई मरकरी नहीं है तो डायरेक्ट बराबर हो गया। तो गैस का दाब, जब भी गैस मरकरी कॉलम से बैरोमीटर ट्यूब में ट्रैप हो तो गैस का दाब हमेशा एक लाइन में लिख सकते हो, वो क्या, तो इन सब की एंगल छोड़ो, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं
पहले तो मैथमेटिकल लिखेंगे, तो मैथमेटिकल क्या लिख सकते हैं, P गैस बराबर P वायुमंडल प्लस H साइन थीटा, थीटा जो है मेजर्ड फ्रॉम क्लोज्ड एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हुए क्लोज्ड एंड, राइट, ट्यूब के इस सिरे का एंगल है, यानी ये कुछ ऐसी कहानी है, ये ट्यूब है, राइट, और ये एंगल है थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा कहलाएगा पहला। दूसरा, इसी को सिंपल भाषा में लिखें तो P गैस बराबर P एटमॉस्फेयर प्लस वर्टिकल हाइट मरकरी के स्तंभ की, पारे के स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, राइट, जिससे गैस दबी हुई हो। और अगर गैस ऊपर हो, ये नीचे हो, तो आप कह सकते हैं कि आपको माइनस कर देनी है, राइट, तो प्लस और माइनस दोनों याद रहेगा हम लोगों को, राइट। तो बहुत सिंपल सी कहानी है बच्चे कि या तो आप मैथमेटिकली चलें और ये लिखें और इसमें याद रखें कि थीटा ऐसे मेजर करना है, ज़्यादा आसान है, या फिर ऐसे लिखे P गैस बराबर P एटमॉस्फेयर प्लस माइनस वर्टिकल हाइट ऑफ मरकरी जिससे गैस दबी हुई हो, राइट। अगर नहीं दबी हुई है तो जीरो, राइट, अगर नीचे गैस है तो जुड़ जाएगा, ऊपर गैस है तो दबी हुई नहीं है, गैस ऊपर है तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये हमें एक ऐसे याद रख सकते हैं। अब सवाल कैसा भी आ जाए, दोनों फॉर्मूले से हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के सवालों की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पर और कहीं सवाल लेंगे। ये जो मैंने अभी सिखाया है इससे शॉर्ट में मैंने यहाँ समझा दिया है, ये फॉर्मूला यूज करना है चाहे कैसा भी ओरिएंटेशन आ जाए, एंगल क्लोज्ड एंड से लेना है जैसे मैंने यहाँ लिए हुए हैं, राइट, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो या तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला या एक जनरलाइज फॉर्मूला जो हमने जनरलाइज किया, बाकी फिर इस पर सवाल करेंगे तो हमें और अच्छे से इसका आइडिया हो जाएगा। प्रेशर ऑफ गैस ट्रैप्ड बाय मरकरी कॉलम, मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया, आप लोग हिंदी माध्यम में, मैं हिंदी में बता देता हूँ। बैरोमेट्रिक नली में मरकरी के स्तंभ द्वारा दबी हुई गैस का दाब, राइट। तो जब तक दबी हुई है तब तक तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जुड़ जाएगी, सीधा वर्टिकल हाइट कितनी है वो जुड़ जाएगी, चाहे टेढ़ा हो चाहे कुछ भी हो, आपको उसे एंगल का कंपोनेंट लेके उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकाल, जैसे ऐसे 10 है, 60 डिग्री का एंगल है तो 10 × 60 साइन 60 ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अलग अलग तरह से वर्टिकल ऊंचाई, अगर गैस ऊपर है मरकरी नीचे तो माइनस कर देनी है, और आपको प्लस माइनस के लफड़े में नहीं पड़ना, तो डायरेक्ट P गैस बराबर P एटमॉस्फेयर प्लस H साइन, जैसे यहाँ थीटा 0 है तो P एटमॉस्फेयर के बराबर, यहाँ थीटा 180 है, साइन 180 भी 0 होता है तो फिर से P एटमॉस्फेयर के बराबर, यहाँ थीटा 90 है, साइन 91 होता है तो P गैस बराबर P एटमॉस्फेयर प्लस H, यहाँ 45 मानता हूँ तो P गैस बराबर P एटमॉस्फेयर प्लस H साइन 45, इस तरह से अलग, यहाँ 135 मान लूँ तो P गैस बराबर है P एटमॉस्फेयर प्लस H साइन 135, साइन 135 फिर से साइन 45 हो जाएगा, राइट। तो उस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अलग अलग तरह से। ये मैंने एक और बताया। अब मैं इसे चाहूँ तो -45 गिन लूँ क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से गिनूँ, तो मान लीजिए ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा मैंने बोल दिया। अब इसे मैं जोड़ लूँ तो ये हो गया, गैस ऊपर है तो अब आप इसे कैसे लिखोगे, अब इसमें ऊपर नीचे तो सोचना नहीं इस फॉर्मूले में, तो P एटमॉस्फेयर प्लस H साइन 360 माइनस थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली, अब ऐसे थीटा कहा तो इसे मैं माइनस थीटा भी बोल सकता था और 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा आ जाए, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, या साइन ऑफ माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो ये बेसिकली माइनस हो जाएगा, तो गैस ऊपर थी तो माइनस हो गया। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर हुआ, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इस तरह के प्रोफाइल के और सवाल और बाकी बहुत सारे गैस नियमों के बारे में हम अगले टर्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।